Hello friends, today we are going to discuss a very interesting concept of calculus, that is concept of limits. So first of all, name of the mathematician who introduced this concept, the name is Weierstrass. और दूसरी चीज़ है कि इस पूरे कंसेप्ट को पढ़ने के लिए मतलब हमने इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, क्या क्या सीखना है। एवरेज रेट ऑफ चेंज, वर्किंग विद लिमिट्स के लिमिट्स के साथ हमने कैसे डील करना है, और कौन से क्वेश्चंस या कौन सी प्रॉब्लम्स के लिए हमने लिमिट्स को अप्लाई करना है और फर्दर कैसे अप्लाई करना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। और आप रियली इस कंसेप्ट को एंजॉय करने वाले हो, सो कंसंट्रेट करना है आप सभी ने। बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एक डिस्टेंस है 100 मीटर का, और उस डिस्टेंस को हमने 10 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर कुछ पर्सन्स को खड़े कर दिया है, और हमने मान लिया है कि ये जब कोई भी पर्सन हम यहाँ से उसकी रनिंग शुरू करवाते हैं और वो कंप्लीट करता है 100 मीटर, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो फर्स्ट इंटरवल जो है, फर्स्ट पर्सन तक वो 10 मीटर डिस्टेंस जो कवर करेगा तो 10 सेकंड लगेंगे उससे, ये हम मान लेते हैं। तो ऐसे ही जब वो थर्ड पर्सन को, और एक और चीज़ है कि जब हम वो पर्सन दौड़ेगा तो जितने पर्सन खड़े हैं उन सभी के हाथ में स्टॉप वॉच हमने पकड़ा देनी है, ताकि वो जब रनिंग कर रहा है, जो रनर है, वो जब पास से निकले तो वो स्टॉप वॉच के थ्रू जो है वो टाइम नोट कर लें। वैसे अज्यूम कर लिया हमने, वो टाइम नोट कर लें स्टॉप वॉच के थ्रू। एक एग्जांपल है, प्रैक्टिकल एग्जांपल। तो मैं मान लेता हूं कि जब वो पर्सन, ये थर्ड जो रनर है, वो थर्ड पर्सन के पास से गुजरा, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वो क्या होगी, ये प्रॉब्लम है। क्योंकि कोई भी मैथमेटिकल कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होता है तो किसी ने कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी पहले आती है कि जिसको ओवरकम करने के लिए जो कंसेप्ट है वो डेवलप किया जाता है। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉब्लम आई मैथमेटिशियंस के सामने, जिसको ओवरकम करने के लिए उन्होंने रिसर्च की और फर्दर वो लिमिट्स के कंसेप्ट को डेवलप कर पाए। तो वो क्या है, अगर इस पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर जो हमने बात करनी है स्पीड की, वेलोसिटी की, कितनी वेलोसिटी है। वैसे वेलोसिटी जब हम कैलकुलेट करते हैं या स्पीड कैलकुलेट करते हैं तो डिस्टेंस ओवर टाइम लिखते हैं, और वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, इसकी बात करते हैं। अब देखो, अगर मैं क्वेश्चन करूंगा तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, और हो सकता है मैं भी ऐसे सोचता रहा हूँ कि कितना टाइम लगा उसे, पूरा उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, कितना कवर किया डिस्टेंस, 30 मीटर। तो मैं डिस्टेंस 30 मीटर लिख दूंगा, और इसकी जो टाइमिंग है, टाइम कितना लिख दूंगा, 0 से लेकर 30 सेकंड लगे हैं, 30 सेकंड लिख दूंगा, और मेरे पास 1 मीटर पर सेकंड जो है वो वेलोसिटी आ गई है। लेकिन यहाँ ये क्वेश्चन मार्क है कि ये जो वेलोसिटी आई है, ये इस पर्टिकुलर मूवमेंट के ऊपर, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर नहीं आई, ये आई है एवरेज वेलोसिटी। ये पूरे इंटरवल की वेलोसिटी है 0 से लेकर 30 तक। लेकिन वो जब जो रनर है उसकी स्पीड थ्रू आउट सेम नहीं रही होगी, वो कांस्टेंट स्पीड के ऊपर नहीं दौड़ रहा। तो हमें इस इंस्टेंस के ऊपर जो थी वो हमें स्पीड चाहिए थी, वेलोसिटी चाहिए थी। लेकिन अगर इस इंस्टेंस की मैं बात करूं तो क्या आएगा, डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी। डिस्टेंस उसने कितना इस इंस्टेंस के ऊपर ट्रेवल किया, और जो उसने टाइम था इस पर्टिकुलर मूवमेंट के ऊपर कितना था, इंस्टेंट के ऊपर कितना था, तो वो तो 0 हो जाएगा। तो ये तो अगर डेल्टा टी 0 हो गया तो ये तो नॉट डिफाइंड वाला कंसेप्ट हो गया। लेकिन कैलकुलस कहता है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास इसका ऑल्टरनेट है। तो हम लोग इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए लिमिट्स का कंसेप्ट जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके लिए इस कंसेप्ट को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए करो एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है कि हमारे पास फिजिकल एक्सपेरिमेंट्स जो है वो कन्फर्म करते हैं कि किसी भी बॉडी को अगर ड्रॉप किया जाता है किसी टॉल क्लिप से, then the distance covered by that body will be 4.9 t square meters in t seconds। और ये जो डिस्टेंस है ये बन गया है एक फंक्शन इन टी मीन्स इन टाइम, 4.9 टी स्क्वेयर। ये फंक्शन है टी का जो एस है।
और हमारा इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है एग्जैक्टली t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स के लिए। एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर, जैसे मैंने यहाँ बताया था कि एग्जैक्टली जो थर्ड पर्सन को क्रॉस करता है वहां पर हमने स्पीड फाइंड करनी थी, वेलोसिटी फाइंड करनी थी। वैसी प्रॉब्लम यहाँ पर है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स के लिए जब टाइम यहाँ से हमने सपोज उस बॉडी को छोड़ दिया है ऊपर हाइट से, तो t 0 था, 2 सेकंड के बाद वो यहाँ पहुंची, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर जो थी वो वेलोसिटी क्या थी वो हमने कैलकुलेट करनी है। लेकिन हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का जो फार्मूला है वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन जो इंटरवल है हमारे टाइम का, उस टाइम के इंटरवल के बिटवीन कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, मीन 0 से लेकर 2 तक हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। 0 पुट करेंगे डिस्टेंस आएगा, 2 पुट करेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस आ जाएगा, और फर्दर नीचे क्या है डिस्टेंस ओवर टाइम, टाइम इंटरवल, इंटरवल क्या है पहले t0 और t2 तक, ये पूरे इंटरवल के लिए हमने इसकी क्या कर ली है एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर ली। अब इस चीज़ को हमने डिस्कस करना है कि सपोज 0 से लेकर 2 ये 4 सेकंड तक हम बात कर लेते हैं। हमने यहाँ इस पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर बात करनी है कि वेलोसिटी क्या आ रही है। तो करना कैसे है कि इस इंटरवल को हमने स्मॉल कर लेना है, जैसे ये 0 है, फिर 1 है, फिर 1.5, इस पूरे इंटरवल को हमने छोटा करते जाना है, हर केस में एवरेज वेलोसिटी फाइंड करते जाना है, और यहाँ तक पहुँच जाना है कि इसको 1.99 तक ले जाना है, बहुत क्लोज। अब 2 और 1.99 का डिफरेंस बहुत छोटा है, बहुत क्लोज, ये जो इंटरवल है बहुत क्लोज आ गया है, इसके एंड पॉइंट्स बहुत क्लोज हैं। तो हम लोग यहाँ से अप्रोक्सीमेशंस के थ्रू जो है वो ये डिसाइड कर पाएंगे कि x अप्रोच टू, यहाँ पर जो लिमिट है वो हमें एक नई चीज देने जा रही है। पहले हम लिखते थे x इज इक्वल टू 2, अब बात करने जा रहे हैं x टेंड्स टू 2, इसकी बात आगे करेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनका पहले हम लोग सोल्यूशन नहीं कर सकते थे, लेकिन अब जो है लिमिट्स के थ्रू जब हम लिमिट का पूरा कंसेप्ट डिस्कस कर लेंगे तो हम लोग इस वो वाली सारी प्रॉब्लम्स जो है उनको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं फर्दर पूरे टेबल की बात कर रहा हूँ, ये पूरे इंटरवल्स की बात कर रहा हूँ, इस साइड से भी और इस साइड से भी। सो देखो पूरा इंटरवल, अब हमने पहले t1 और t2 मीन्स 0 और 2 इंटरवल के लिए ऑलरेडी हम एवरेज वेलोसिटी निकाल चुके हैं, फिर 1 के लिए ये इंटरवल को छोटा करते जा रहे हैं। जैसे ही हम लोग पहुंच रहे हैं 1.99 और आपको पता है कि ये बहुत क्लोज पहुंच चुके हैं t के, यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी कहाँ पर पहुंच गई है 19.551। अब सेकंड कंपटीशन हमने करनी है, उसमें भी वेलोसिटीज फाइंड करेंगे। अब यहाँ से शुरू करना है, t इज इक्वल टू 4 मीन्स टाइम 4 सेकेंड और 2 सेकेंड, इस इंटरवल को हम लोग छोटा करते जाएंगे, डिक्रीज करते जाएंगे। 4 से हमने वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट की है 29.4, इसी तरह थी 3 के लिए 2.5, 2.1। अब ये इंटरवल बहुत छोटा होता जा रहा है, ये बहुत छोटा हो गया इंटरवल 2.01। इसके लिए जो वेलोसिटी है वो कहाँ तक पहुँच गई 19.649। अब यहाँ से बड़ा इजीली कंक्लूड कर सकते हो हमारे का टारगेट क्या है कि एग्जैक्टली t इज इक्वल टू 2 के लिए जो है वो वेलोसिटी कितनी आनी है। तो हम लोग यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि जो t इज इक्वल टू 2 है वहाँ पर जो वेलोसिटी है दैट विल बी बिटवीन 19.551 मीटर पर सेकेंड, between 19.551 मीटर सेकेंड एंड 19.649 मीटर पर सेकेंड। और फर्दर आप कह सकते हो कि ये क्या आ गया है, जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस फंक्शन s 4.9 t स्क्वायर एट t इज इक्वल टू 2 विल बी बिटवीन 19.551 एंड 19.649। डेरिवेटिव जो डिस्टेंस फंक्शन है उसका t इज इक्वल टू 2 के लिए वो भी बिटवीन 19.551 एंड 19.649 आएगा। फर्दर डिस्कस करते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, जो अभी हमने एग्जांपल डिस्कस की है वहाँ से आपको कुछ आइडिया हो गया है कि जो हमने टेबल्स बनाए से वहाँ से दोनों साइड से हम लोग क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं t इज इक्वल टू 2 को अप्रोच करने की, हम लोग वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो जितनी भी डिस्कशन हमने की है वहाँ से हमें लग रहा है कि हमें और ज़्यादा वी नीड टू अंडरस्टैंड द लिमिटिंग प्रोसेस
इन ग्रेटर क्लियरिटी। अब एक एग्जांपल लेते हैं, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और देखो जब x 0 को अप्रोच करेगा, x 0 को अप्रोच करेगा, fx की वैल्यू जो है वो किसको अप्रोच करेगी, वो भी 0 को अप्रोच करेगी। जैसे जैसे आप x की वैल्यू जो है वो 0 के करीब लेते जाएंगे, 0 के पास लेते जाएंगे, 1 लेते हैं तो fx की वैल्यू 1 है। अगर x 1 है तो fx जो है वो 1 है। अगर x जो है वो हम 0 के करीब ले जाते हैं, जैसे 1/2 है, तो fx कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ये भी 0 के पास चला गया, 0.25। जैसे जैसे आप जो इसकी वैल्यूज़ हैं वो x की वैल्यू 0 के क्लोज लेते जाएंगे, वैसे वैसे fx भी उसके पास पहुंचता जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जब x, इस साइन को बोलते हैं टेंड्स टू, अप्रोच टू x, it doesn't mean that x is equal to a, it means x is approaching to a, x is very near to a, but not x is not exactly equal to a। x a को देखो, लिमिट बड़ा नॉर्मली डिस्कशन करते हैं हम, लिमिट, बेटे तुम्हारी सोने की कितनी लिमिट है, बच्चा अगर कहता है कि मेरी सोने की लिमिट है जी 8 आवर्स, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्टली 8 आवर ही वो सो रहा है। हो सकता है किसी दिन वो 6 आवर सो रहा हो, किसी दिन वो 7 आवर सो रहा हो, किसी दिन 7.9 आवर सो रहा हो, मतलब वेरी नियर टू 8। तो यहाँ हमने फर्दर बात करनी है कि इसी एग्जाम्पल को अगर मैं जनरलाइज कर दूं तो इन जनरल अगर हम लिखते हैं x अगर a को अप्रोच कर रहा है, क्योंकि fx की वैल्यू डिपेंड कर दी है a के ऊपर, x अगर a के पास पहुंच रहा है, a को अप्रोच कर रहा है, तो fx भी किसी ना किसी वैल्यू को अप्रोच करेगा, उसकी भी कोई ना कोई वैल्यू आएगी। जैसे अभी हमने बात की है कि जैसे जैसे t जो है, जो इंटरवल हम उसको उसका साइज डिक्रीज करते करते गए, वैसे वैसे जो वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी थी वो भी मतलब जो नियरेस्ट पॉइंट से वहां पर आती गई, दोनों साइड से ही हम पहुंचे, तो ऑलमोस्ट हम लोग बहुत क्लोज पहुंच गए थे। जो हमारा एग्जैक्ट t = 2 के लिए बहुत कम एरर हम कह सकते हैं इस केस में रह गई, हम बहुत क्लोज पहुंच गए अपने रिजल्ट के। और वैसे अगर हम लोग ये लिमिटिंग का प्रोसेस अप्लाई नहीं करते तो वैसे डिफिकल्ट है कि हम t = 2 के लिए जो वेलोसिटी है वो फाइंड कर सके, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। तो अब इसको हम लिखने का तरीका क्या है, अगर x अप्रोच टू a, fx अप्रोच टू l है, तो इसको लिखने का तरीका है, और इसको क्या कहेंगे, l को लिमिट कह देंगे, जो वर्ड जिसके ऊपर जिसके हम लोग इस ये चैप्टर पूरा बेस्ड है जिस वर्ड के ऊपर, लिमिट, तो l को लिमिट कहेंगे। अगर x अप्रोच टू x टेंड्स टू a है तो x अप्रोच कर रहा है l को, तो वहां से हम लोग लिखने का तरीका जो है वो ये है, लिमिट LIMNT भी लिखा जाता है, x अप्रोच टू a fx = l, ये लिखने का तरीका है कि अगर x अप्रोच टू a लिमिट fx = l आ रहा है तो l इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ fx एट x अप्रोच टू a। तो फर्दर डिस्कशन करते हैं हम इसकी, और यस, लिमिट x टेंड्स टू a fx = l। तो यहाँ पर देखो, अगर x अप्रोच टू a है तो यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटीज हैं, x could approach a number either from left or from right। सपोज ये x a हमारे पास नंबर लाइन के ऊपर है, तो हम लोग x जो है x को अप्रोच कहाँ से कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से, ये -∞ to ∞ है सपोज, लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से, कहीं से भी, इधर से भी अप्रोच कर सकते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है, इट लीड्स टू दिस कंसेप्ट लीड्स टू टू लिमिट्स, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। तो उनको लिखते कैसे हैं, लिमिट x अप्रोच टू a fx, इसको लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोच टू a, जो सुपरस्क्रिप्ट है उसके ऊपर प्लस का साइन, यहाँ सुपरस्क्रिप्ट के ऊपर नेगेटिव साइन, fx, ये राइट हैंड लिमिट। अब फर्दर कोई भी फंक्शन है, लिमिट x अप्रोच टू a fx = l if and only if लिमिट x अप्रोच टू a, लेफ्ट हैंड लिमिट जिसे कह रहे हो, = l
इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू a फ्रॉम राइट साइड लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर दोनों इक्वल आती हैं तभी हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, और जो भी दोनों की वैल्यू आती है वही उस पर्टिकुलर फंक्शन की लिमिट होगी। अगर हम वो कह रहे हैं इसकी बात करते हैं तो x अप्रोच टू a के लिए लिमिट होगी। अब एक एग्जांपल लेते हैं, ये हमारे पास एग्जांपल है। अगर इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ तो कैसा ग्राफ आएगा? इसका ग्राफ है 1 2 x लेस देन और इक्वल टू 0 के लिए y की वैल्यू है 1, ये है। इसका मतलब ये वाला पॉइंट इंक्लूडेड है, ये इसका ग्राफ आ गया। यहाँ पर जो फंक्शन है x की जितनी वैल्यूज ग्रेटर देन 0 है उसके लिए फंक्शन की वैल्यू 2 है। अब इसकी बात करते हैं, लिमिट फाइंड करते हैं, लिमिट कैलकुलेट करते हैं x अप्रोच टू 0 के लिए। लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोच टू 0 क्या वैल्यू आएगी? लिमिट x अप्रोच टू 0 मीन्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड मीन्स जब x लेस देन 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 1 है। कितनी आ गई है? 1। जहाँ हम लोग वैल्यू नहीं पुट कर सकते, x है नहीं। लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट x अप्रोच टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड fx, राइट हैंड साइड लिमिट x अप्रोच टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड। इस केस में फंक्शन की वैल्यू 2 है, तो ये 2। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो हम क्या लिखेंगे? लिमिट x अप्रोच टू 0 fx डज नॉट एग्जिस्ट इवन फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 इज डिफाइंड। इसके बाद कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं लिमिट से रिलेटेड, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। So let us see some results. Infinity is a symbol, not a number. We cannot draw infinity on the paper. कुछ indeterminate forms हैं 0 over 0, infinity over infinity, infinity minus infinity, 0 into infinity, 0 raised to power 0, infinity raised to power 0. इनको हम लोग clearly define नहीं कर सकते, नोट कर लें। 0 is a signless quantity. Infinity plus infinity is equal to infinity, infinity into infinity is equal to infinity. Infinity बहुत बड़ी वैल्यू है, बहुत बड़ी। Infinity raised to power infinity is equal to infinity. 0 raised to power infinity is equal to 0. Infinity over 0 is infinity. 0 over infinity is 0. A over infinity is 0. A over 0 is undefined. कुछ और रिजल्ट्स आपको दिखाता हूँ। कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं लिमिट्स के। Limit x goes to c a is equal to a where a is a fixed real number. Limit x goes to c x raised to power n is equal to c raised to power n for all natural numbers. Limit x approach to c f x will be equal to f of c where f x is a real polynomial. The limit x approach to c mod of x will be equal to mod of c. ये standard results हैं। और algebra of limits, let f and g be two functions such that limit x approach to cfx is equal to l, limit x approach to gx is equal to m. अब algebra of limits क्या कह रहा है कि अगर हम किसी रियल नंबर को किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम लोग उस रियल नंबर को बाहर निकाल सकते हैं, और फर्दर लिमिट जो है लिमिट x अप्रोच टू cfx जो भी उसकी वैल्यू है सिंप्लीफाई करके हमारे पास वही रियल नंबर जो फाइनल रिजल्ट है, फाइनल लिमिट है, उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हम लोग दो फंक्शंस की एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं तो लिमिट को सेपरेट करके सॉल्व किया जा सकता है। मल्टीप्लिकेशन के केस में भी हम लोग लिमिट को सेपरेट कर सकते हैं दोनों फंक्शंस के ऊपर। डिवीज़न के केस में भी लिमिट को सेपरेटली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के ऊपर अलग अलग अप्लाई करके हम लोग फाइनल रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। इसी तरीके से अगर फंक्शन की पावर है तो हम लोग लिमिट को पावर के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और उसके थ्रू जो फाइनल रिजल्ट है हमारा आ जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो लिमिट पे अप्लाई होना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और जितने भी क्वेश्चन ये जितने भी रिजल्ट्स मैं लिखवा रहा हूँ ये बड़े इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
और सभी आपने अपनी नोटबुक के ऊपर नोट कर लेने हैं। Let us see something more about limits from Tata Class H. Look at the circle and the polygon inscribed in the circle. It can be seen that the area of the polygon is less than the area of the circle. Let AP represent the area of the polygon with n sides, and let AC represent the area of the circle. Now, upon increasing the number of sides of the polygon to 8, we can see that the difference between the area of the polygon and the area of the circle has decreased. As we keep increasing the number of sides of the inscribed polygon, we can see that the area of the polygon gets closer and closer to the area of the circle. As n approaches infinity, the area of the polygon AP approaches the area of the circle AC. Symbolically, we can denote this statement as shown. To make the symbolic representation more concise, we introduce a term known as limit. We say that AC is the limit of AP as n tends to infinity. We can represent the limit symbolically as shown. Let us see the process of converting the given statement into symbolic form once again. Note, we call AC as the limit of AP as AC is the bound of AP. Look at the equations shown. What information does it convey? As per the equation, the limit of f of x as x tends to a is equal to L. F of x represents the height of the graph for a given value of x. Let us now find the limit of the function 1 upon x as x tends to infinity. In other words, we would like to know what value does 1 upon x approach as x approaches infinity. From the table of values, we can see that as the value of x increases, the value of the function decreases. For large values of x, the given function takes a value which is close to 0. The same can be verified by looking at the graph of the function. We can see that as x approaches infinity, the value of the function which is given by the height of the graph approaches 0. Hence, the given limit takes a value of 0. We should note here that the height of the graph will never become equal to 0. Hence, the value of a limit is not necessarily the value of the function at a given value of x, but it is the value that the function approaches to as x approaches a given value. Now consider that we would like to find the limit of 1 upon x as x approaches 2. Note that we can approach x from the left-hand side, that is, from the lower values of 2, or from the right-hand side, that is, from the higher values of 2. The limit obtained when we approach 2 from the left-hand side is known as the left-hand limit or LHL, and we represent this symbolically by placing a minus sign in the superscript of 2. The limit obtained when we approach 2 from the right-hand side is known as the right-hand limit or RHL, and we represent this symbolically
by placing a plus sign in the superscript of 2. Let us now analyze the left-hand limit. As we move towards 2 from the left, we can see that the height of the graph approaches the value 0.5. Hence, the left-hand limit is 0.5. Similarly, on moving towards 2 from the right, we can see that the height of the graph approaches the value of 0.5, thereby giving us the right-hand limit as 0.5. We can see that the left-hand limit and right-hand limit take the same value. This equal value gives us the limit of the function as x approaches 2. However, we should note that the left-hand and the right-hand limits do not always produce the same value. Consider that we have to find the limit of 1 upon x as x tends to 0. We can see that as we approach 0 from the left-hand side, the height of the function approaches negative infinity. Hence, the left-hand limit is negative infinity. On approaching 0 from the right, we find that the height of the graph approaches positive infinity. Hence, the right-hand limit is positive infinity. In this case, we can see that the left-hand limit is not equal to the right-hand limit. In such a situation, we say the limit does not exist. We say that the limit of a function f of x as x tends to a exists only if the left-hand limit is equal to the right-hand limit. This equal value gives the limit of the function. Let us now evaluate some limits. Consider the function shown. Here, we need to find the limit of the function as x approaches 2. On approaching 2 from the left-hand side, we see that the height of the graph approaches 1. This gives us the left-hand limit as 1. Now when we approach 2 from the right-hand side, we again see that the height of the graph approaches 1. This gives us the right-hand limit as 1. Since the left-hand limit and the right-hand limit are equal, we say that the limit exists and takes the value of 1. Consider the function shown. Here, we need to find the limit of the function as x approaches 2. The function is not defined at x equal to 2 because for this value, the denominator of the rational function will assume a 0 value. The hole in the graph represents the same. On approaching 2 from the left-hand side, we see that the height of the graph approaches 6. This gives us the left-hand limit as 6. When we approach 2 from the right-hand side, we again see that the height of the graph approaches 6. This gives us the right-hand limit as 6. Since the left-hand limit and the right-hand limit are equal, we say that the limit exists and takes the value as 6. Hence, we can see that it is not necessary for a function to be defined at a point for the limit to exist at that point. So dear friends, now we will discuss exercise 13.1 NCERT. जो कंसेप्ट हम पढ़ के आए हैं, जो हमने अभी भी डिस्कस किया है, उसके ऊपर आपकी कितनी ग्रिप है या उसकी एप्लीकेशन क्या है, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस में कैसे लिमिट को अप्लाई करना है, वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 हमने डिस्कस करना है। उससे पहले बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ कि जो प्रॉब्लम्स आपको पहले आती थी, अब वो वाली प्रॉब्लम्स जो है वो हमारी कैलकुलस सॉल्व करेगा। जैसे इससे पहले अगर किसी स्टूडेंट को कहा जाता था
कि आप सिंप्लीफाई करो x रेज़ टू पावर 4 माइनस x माइनस 2 x इज इक्वल टू 2 के लिए इसकी वैल्यू फाइंड करो, तो जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाती थी। लेकिन अब हम लिमिट के थ्रू इसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? लिमिट x अप्रोच टू 2 x माइनस 2 x प्लस 2 ओवर x माइनस 2, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं x प्लस 2 एंड the final answer is 4. So first question of NCERT, we will discuss the first question of NCERT. Very simple question. First question, x limit x approach to 3x plus 3. ये रिजल्ट आपसे शेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी कि लिमिट x goes to c f x is equal to f of c when f x is a real function, क्या आएगी वैल्यू इसकी 3 प्लस 3 6। सिमिलरली वी कैन डू क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट x अप्रोच टू 4x प्लस 3 ओवर x माइनस 2। दिस इज अगेन अ रियल फंक्शन, सो जस्ट पुट x is equal to 4. Yes. After the simplification, the final answer is 19 over 2. In the similar way, further we will do question number 7. Questions number 7 is little bit different from the above two questions. 3x square minus x minus 10 over x square minus 4. Now in this case, if we put x is equal to 2 directly, then it will become the indeterminate form. So first of all we have to simplify. In case of rational functions, generally we factorize the rational functions. Limit x approach to 2 3x square minus 6x plus 5 x minus 10 over x minus 2 x plus 2. Limit x approach to 2 3x x minus 2 plus 5 x minus 2 x minus 2 x plus 2. Limit x approach to 2 3 x minus 2 3x plus 5 x minus 2 x plus 2. So we are left with x approach to 2 3x plus 5 over x plus 2. Just put x is equal to 2, 3 to the 6 plus 5 over 2 plus 2, 11 over 4. 11 over 4 is the final answer. So my dear friends, ये आपने जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 13.1 की, आज हमने कंसेप्ट शुरू किया है, तो मैं ज़्यादा आपको ओवरबर्डन नहीं करना चाहता। आप जस्ट एक तो कंसेप्ट को अच्छे तरीके से ग्रिप बनाएं और दोबारा इस वीडियो को बार बार देखें। और एक आपने आज का आपका होमवर्क है, आपने 13.1 में से फर्स्ट 9 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बहुत सिंपल है, वन लाइन के क्वेश्चंस हैं। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।